हेलो गाइस एंड वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। आज के इस वीडियो में आपको शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार के जो अतिलघुत्तरीय प्रश्नों की सीरीज चल रही थी, मैंने पार्टों मैंने आपके कुछ अतिलघुत्तरीय प्रश्नों को कवर किया है पवन सीरीज के। ये पार्ट आपका थर्ड है, तो जिन लोगों ने पार्ट 2 नहीं देखे हैं, फर्स्ट और सेकेंड, वो दोनों वीडियोज़ प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, या तो फिर मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर भी वो दोनों पार्ट आप देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपके समावेशी शिक्षा की पवन सीरीज़ के पूरे अतिलघुत्तरीय प्रश्न और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर किए हैं, तो आप वो वाला वीडियो भी देख जा करके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, ये आपका पार्ट थर्ड है। 2 वीडियोज़ आपके मैंने डाल दिए, पार्ट फर्स्ट और सेकेंड प्लेलिस्ट में, आप वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। नहीं तो फिर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर भी वो दोनों वीडियोज़ देख सकते हैं। प्रश्न है, उपचारात्मक परीक्षण के उद्देश्य बताइए। तो छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन करने के लिए हम उपचारात्मक परीक्षण का प्रयोग करते हैं। दूसरा है छात्रों की योग्यताओं में वृद्धि करना। तीसरा है छात्रों के मानसिक तनाव के कारण शिक्षण कार्य में होने वाले अवरोध को दूर करना, यानी कि जो छात्र के जो शिक्षण कार्य करते हैं उनमें जो उनका जो मानसिक तनाव उत्पन्न होता है उसको कम करने के लिए, रोकने के लिए हम उपचारात्मक परीक्षण का प्रयोग करते हैं। अगला है छात्रों में आत्मविश्वास की भावना को जागृत करने के लिए हम उपचारात्मक परीक्षण का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, दक्षता आधारित मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, यानी कि दक्षता आधारित मूल्यांकन क्या होता है। तो प्राथमिक स्तर पर छात्र छात्राओं की अधिगम प्रक्रिया का निर्माण सतत रूप में होता रहता है। इसके लिए दक्षता आधारित मूल्यांकन का प्रयोग करते हैं। इसके अनुसार छात्रों द्वारा सीखे गए रचनात्मक कौशलों का आकलन होता है। आधारित मूल्यांकन से तात्पर्य है कि छात्रों की दक्षता पर आधारित न्यूनतम अधिगम जांच करना, विश्लेषण करना, जिससे छात्रों की दक्षता ग्रहता को सुनिश्चित किया जा सके। यानी कि दक्षता यानी कि उनकी कैपेसिटी के आधार पर मूल्यांकन करना, या किसकी अधिगम की जांच करना, यानी कितना उन्होंने सीखा उसका विश्लेषण करना। ये सब हर एक छात्र की दक्षता के अनुसार होता है कि उसने कितना ग्रहण किया। ये सभी किस कर आता है, ये दक्षता आधारित मूल्यांकन होता है। अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रक्रिया की दृष्टि से ज्ञानात्मक पक्ष के कितने स्तर होते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ज्ञानात्मक के 6 स्तर होते हैं। पहला ज्ञान, बोध, प्रयोग, या आप ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। ये सभी एक मूल्यांकन भी होगा, आपके 6 होते हैं। ठीक है, ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। ठीक है, मूल्यांकन की परिभाषा अक्सर पूछ ली जाती है एनसीईआरटी के अनुसार। तो शैक्षिक मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त किए गए हैं, कक्षा में दिए गए अधिकतम अनुभव कहाँ तक प्रभावशाली सिद्ध हुए हैं और कहाँ तक शिक्षा के उद्देश्य पूर्ण किए गए हैं। यानी कि उद्देश्य की आपूर्ति किस सीमा तक की गई है और जो कक्षा में दिए गए अधिकतम अनुभव कहाँ तक प्रभावशाली हुए हैं। इन सभी मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। और ये जो परिभाषा दी है वो एनसीईआरटी के द्वारा है। अक्सर पूछ लिया जाते हैं एनसीईआरटी के अनुसार मूल्यांकन के आपकी परिभाषा लिखिए। अगला प्रश्न है, शैक्षिक मूल्यांकन के कोई 2 उद्देश्य। पहला क्या है, चयन एवं वर्गीकरण में सहायक होता है। दूसरा पूर्व कथन। तीसरा है तुलना। चौथा है परामर्श एवं निर्देश। पांचवा है निदान। छठवां है अन्वेषण करना या शोध कार्य में शैक्षिक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, कौशलात्मक पक्ष का मूल्यांकन किस प्रकार किया जाता है। तो पहला है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ज्ञानात्मक, भावात्मक और कौशलात्मक में कौशलात्मक में उत्तेजना का उद्दीपक। दूसरा है गत्यात्मक या कार्यवाही। तीसरा है नियंत्रण करना। चौथा सामंजस्य और पांचवा है स्वाभाविकरण। ठीक है, अगला प्रश्न, क्रियात्मक शोध के 2 प्रमुख उपकरण लिखिए। तो इसमें पहला अवलोकन एवं साक्षात्कार। 2 हैं क्रियात्मक शोध के प्रमुख उपकरण। ये 2019 में पूछे हुए प्रश्न है आपके। परिकल्पना क्या है, यानी किसी क्रियात्मक शोध की विशिष्ट समस्या का प्रस्तावित उत्तर ही क्या होता है, परिकल्पना। अगला प्रश्न है, लिखित परीक्षा की उपयोगिता लिखिए। पहला क्या होता है, इससे बालक का ज्ञान दृढ़ एवं स्थायी होता है, यानी मजबूत होता है, और स्थायी यानी कि बहुत दिन तक चलता है। ठीक है, पठित अंश या विषय वस्तु को भली प्रकार से समझ लेता है। लिखने के माध्यम से क्या होगा, बालक का जो ज्ञान होगा बहुत मजबूत होगा, बहुत लंबे समय तक होगा। दूसरा है
पठित अंश या विषय वस्तु को भले प्रकार से समझ लेता है, यदि वो लिखेगा तो अच्छे प्रकार से समझ जाएगा। तीसरा है बालक में मौलिकता का विकास होता है, यानी कि मौलिक विकास होता है। चौथा है बालक में चिंतन शक्ति, ग्रहण शक्ति का भी विकास होता है। ये लिखित अभिव्यक्ति की उपयोगिता है। अगला प्रश्न है सामाजिक कौशल मूल्यांकन के उपकरण कौन कौन से हैं। तो सामाजिक कौशल मूल्यांकन के मापन या मूल्यांकन है जो इसके तीन प्रकार हैं। पहला है समाजमिति मैट्रिक्स, दूसरा है सोशियोग्राम तथा समाजमिति गुणांक। इन उपकरण से बालक के सामाजिक कौशल का मूल्यांकन किया जाता है, समाजमिति मैट्रिक्स, सोशियोग्राम द्वारा, और तीसरा है समाजमिति गुणांक। ठीक। अगला प्रश्न है मांसपेशियां एवं आंगिक गतिविधियां मूल्यांकन के किस पक्ष से संबंधित होती हैं। तो ये सब क्रियात्मक यानी कि कौशलात्मक पक्ष से संबंधित होती हैं। अगला प्रश्न है मौखिक अभिव्यक्ति के साधन कौन कौन से हैं। तो इसमें मौखिक अभिव्यक्ति वार्तालाप, डिबेट करना जिसको बोलते हैं, कहानी के माध्यम से कथन, भाषण, कविता, चर्चा करना, विचार विमर्श करना, आत्मकथा, संस्मरण, ये सभी क्या होती है मौखिक अभिव्यक्ति के साधन होते हैं। अगला प्रश्न है उपचारात्मक शिक्षण की कोई 2 विधियां बताइए। तो इसमें जो पहली विधि है वो प्रत्येक छात्र कमजोरी तथा उसके कारण भी ज्ञात होते हैं, यानी प्रत्येक छात्र कमजोरी उसके कारण भी ज्ञात होते हैं, अतः ऐसे छात्रों को उन्हें जिन्हें निदान की आवश्यकता हो स्वयं ही अध्यापक के पास आना चाहिए। ये यानी किसी बालक को कोई समस्या है तो छात्र को अध्यापक के पास स्वयं ही आना चाहिए उसका निदान कराने के लिए, ना कि उसको वेट करना चाहिए कि शिक्षक हमारे पास आएगा और हमसे पूछेगा कि समझ में आया कि नहीं आया, तब फिर हम बताएंगे उसको कि नहीं मुझे समझ में नहीं आया। तो यानी कि ऐसे बालकों को खुद शिक्षक के पास जाना चाहिए और अपनी समस्या बतानी चाहिए, जिससे शिक्षक उसकी समस्याओं का समाधान करे या उस पर उपचार करने की कोशिश करे, और शिक्षक जरूर अपने छात्रों की समस्या को दूर करने की कोशिश करता है। अगला पॉइंट है जिन छात्रों की उपलब्धि संतोषजनक हो उन्हें उपलब्धि परीक्षण तथा बुद्धि परीक्षण द्वारा छांट लिया जाना चाहिए। ठीक। अगला पॉइंट है जिन बालकों को निदान की आवश्यकता उनका चयन अध्यापक वर्ग अनुभव के आधार पर भी कर सकता है। ठीक है। अगला प्रश्न क्रियात्मक शोध की शिक्षा में क्या आवश्यकता है। पहला पॉइंट है शिक्षा के क्षेत्र की कार्य करने वाला प्रत्येक शिक्षक एवं अधिकारी अपना समस्याओं का सरल एवं सही समाधान खोज सके कि उसकी क्या समस्या है और उसको कैसे उसका निदान करना है, उस समाधान के साथ उसको शिक्षण कार्य करना चाहिए या क्रियात्मक शोध करना चाहिए। अगला पॉइंट है पाठ्यक्रम को छात्रों की आवश्यकता व परिस्थितियों के अनुरूप बदला जा सके, यानी कि छात्रों को समझ में नहीं आ रहा तो पाठ्यक्रम को बदला जाना चाहिए, कंडीशन को परिस्थिति को बदलना चाहिए और छात्रों के अनुरूप ही उनको शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। अगला पॉइंट है शिक्षण विधियों में उचित परिवर्तन लाया जा सके, ये सब क्रियात्मक शोध की आवश्यकता है। कम समय में ही समस्याओं को शीघ्रता एवं सरलता से सुलझाया जा सके, यानी कि ज़्यादा लंबा समय नहीं लगना चाहिए। कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही तो उसको सॉल्व करने के लिए बहुत सरल तरीके से और जल्दी, यानी कि बहुत कम समय में सरल माध्यम से उसको सुलझा लेना चाहिए। अगला पॉइंट है शिक्षा से संबंधित दैनिक समस्याओं का सही हल खोजा जा सके, यानी कि जो डेली बेस में जो समस्याएं क्रिएट होती हैं उनका सल्यूशन भी हमें खोजना चाहिए। शिक्षण में व्यवहारिकता लाई जा सके, यानी कि शिक्षण ऐसी होनी चाहिए जिसमें क्या हो, व्यवहारिकता हो। तो ये आपके पवन सीरीज के सारे आपके जो शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार जो सब्जेक्ट है, आपका पहला जो सैद्धांतिक विषय है, उसके मैंने आपके सभी अतिलघुत्तरीय प्रश्नों को कवर किया है। इसके अगले वीडियो में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्रोवाइड कराऊंगी जो आपकी आने वाली वीडियो होगी। तो आप चैनल से जुड़े रहें। जिन लोगों ने चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब करें। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।